जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। तो दोस्तों संघीय कार्यपालिका को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों विधायिका का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों विधायिका का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना होता है। वहीं कार्यपालिका का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। ठीक, इसके बाद हम दोस्तों बात करें न्यायपालिका की कि न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों न्यायपालिका का कार्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करना एवं न्याय देना किसका कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है। ठीक, आइए देख लेते हैं दोस्तों कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों बात करें केंद्र में कार्यपालिका की। तो दोस्तों केंद्र में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है तो उपराष्ट्रपति आप लिख लेंगे। तो दोस्तों केंद्र में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों राज्य में कार्यपालिका की। तो दोस्तों राज्य में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विधायिका की। तो दोस्तों विधायिका की बात करते हैं केंद्र में। तो दोस्तों केंद्र में विधायिका के अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों केंद्र में विधायिका के अंतर्गत हमारी संसद आती है। संसद किससे मिलकर बनी होती है, हम दोस्तों हमारी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों राज्य में विधायिका की। तो दोस्तों राज्य में विधायिका की बात करें तो राज्य में विधायिका के अंतर्गत हमारा विधानमंडल आता है। विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों विधानमंडल हमारा विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। ठीक, न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दोस्तों न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आता है। ठीक, जैसे कि हम बात करें दोस्तों जब हमें जिला न्यायालय से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम कहाँ पर अपील करते हैं, उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। और जब उच्च न्यायालय से भी संतुष्टि नहीं मिलती है हमें तो हम कहाँ पर अपील करते हैं, उच्चतम न्यायालय में करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, चलिए दोस्तों आइए संघीय कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों संघीय कार्यपालिका में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे किसको, राष्ट्रपति को। ठीक, तो संघीय कार्यपालिका में हम थोड़ा सा दोस्तों देखेंगे आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम सीधा राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, आइए बात करते हैं दोस्तों हम आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों की। तो दोस्तों आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी संसदीय सरकार और दूसरी होती है हमारी अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार की बात करें दोस्तों हम तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे संसदीय सरकार के बारे में। तो दोस्तों सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों संसदीय सरकार को और क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार की शासन व्यवस्था दोस्तों किन किन देशों में प्रचलित है। तो दोस्तों इस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत, ब्रिटेन, जापान और कनाडा देशों में प्रचलित है। ठीक, चलिए इसके बाद एक फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों। सर आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होता है, कैबिनेट होता है। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। सर आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अध्यक्षात्मक सरकार की। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था करें, अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों कि अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार को और क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था दोस्तों किन किन देशों में प्रचलित है। तो दोस्तों इस प्रकार की शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों भारत की। तो दोस्तों भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, तो भारत में, और यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, भारत में किस देश के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो दोस्तों भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः भारत का राष्ट्रपति सिर्फ देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा देश का जो राष्ट्रपति होता है वो भी सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात औपचारिक प्रमुख होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अंतर है, ब्रिटेन का सम्राट जो है वह वंशानुगत है, लेकिन दोस्तों हमारे भारत देश का जो राष्ट्रपति है उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर भारत देश के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो संघीय कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधान कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं कि वास्तविक रूप में कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मंत्रिपरिषद के सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो दोस्तों निर्वाचन के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों चुने जाते हैं। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक, चलिए इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है, ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ठीक, किंतु यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक अंतर है। किंतु ब्रिटेन के सम्राट का पद क्या है, वंशानुगत है, वहीं भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। इस आधार पर कह सकते हैं हम दोस्तों भारत ने एक साथ संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया हुआ है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है। और दोस्तों भाग 5 का अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 किसके बारे में विवेचना करता है, तो किसके बारे में विवेचना करता है, संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचना करता है। इसमें किस किस से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखने वाले हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो दोस्तों भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। ठीक, अर्थात संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन इनका प्रयोग दोस्तों राष्ट्रपति या तो स्वयं करता है या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अधीनस्थ पदाधिकारियों से आशय हमारा मंत्रिपरिषद से है। किससे है, मंत्रिपरिषद से है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, पहले पढ़ा भी है। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। ठीक, चलिए सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख आर्टिकल देख लेते हैं।
जिनके लिए हमने एक ट्रिक का उपयोग किया है। ट्रिक में दोस्तों हम यहाँ पर अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनको बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है रुकना चाचा, कार्यकाल पुनः योग्यता एवं सेवा शर्तों से मिलेगा। क्या होगी ट्रिक हमारी? रुकना चाचा, कार्यकाल पुनः योग्यता सेवा शर्तों में मिलेगा। ठीक, चलिए दोस्तों हमारी ट्रिक में पहला वर्ण क्या है? रा। क्या है? रा है। तो दोस्तों रा से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पद का प्रावधान। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? हमारे अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। इसके बाद दोस्तों ट्रिक में हमारा दूसरा वर्ण क्या है दोस्तों? का। तो का से क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कार्यपालिका प्रमुख। तो दोस्तों राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका प्रमुख बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बताया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम ट्रिक की बात करें, अब आप यहाँ पर इस ट्रिक में देखते चलिएगा। तो दोस्तों ट्रिक में हमारा अगला वर्ण क्या है? ना है। ना से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद के में की गई है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारी ट्रिक में जो अगला शब्द है वो क्या है? चाचा। तो चाचा में चा से हो जाएगा दोस्तों हमारी चुनाव प्रक्रिया। तो दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया या निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 55 में दी हुई है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो ट्रिक है उसमें जो अगला शब्द है वो क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल से क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 56 के तहत किया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारी जो ट्रिक है उसमें अगला शब्द क्या है दोस्तों? पुनः। तो पुनः से क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनः निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद के तहत दी हुई है? अनुच्छेद 57 के तहत दी हुई है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारी जो ट्रिक है उसमें अगला शब्द क्या है दोस्तों? योग्यता। योग्यता से क्या हो जाएंगी दोस्तों? योग्यताएं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के योग्यताओं का वर्णन कहाँ किस अनुच्छेद में किया गया के तहत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 58 के तहत किया गया है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारी जो ट्रिक है उसमें अगला शब्द क्या है? सेवा। सेवा से क्या हो जाएगा? सेवा एवं शर्तें। तो दोस्तों राष्ट्रपति की सेवा एवं शर्तों का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 59 में किया गया है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी ट्रिक है उसमें अगला शब्द क्या है? शर्तों। शर्तों में शा से क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारी शपथ। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी ट्रिक है उसमें अगला वर्ण क्या है? माँ है। माँ से क्या हो जाएगा? महाभियोग। ठीक, तो महाभियोग की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारी ट्रिक समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 62 में किया गया है। ठीक, चलिए ये होगा दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में किस किस को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों संघ शासित प्रदेशों में बात करें तो दोस्तों संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात
लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली बात ये होगी, यहाँ पर हमने निर्वाचित सदस्य लिखा है, मनोनीत सदस्य नहीं लिखा है या सभी नहीं लिखा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस किस को शामिल किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा में से केवल निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, यहाँ पर मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसी दोस्तों हम आगे बात करें, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों निर्वाचित सदस्य लिख लेना। ठीक, इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 70वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी या पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया है। ठीक, तो ध्यातव्य है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। इन्हीं में से देखें हम दोस्तों कि किस किस को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों, राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों, और दोस्तों एक होती है हमारी राज्य में विधान परिषद। तो विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया है या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। और आगे देखें तो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों, विधान परिषद के किसी भी सदस्य अर्थात निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों दोनों तथा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है दोस्तों इसके आगे राष्ट्रपति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।